गुड इवनिंग, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार कुरुक्षेत्र में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम पढ़ रहे थे हरियाणा जीके और पिछली जो 3 क्लास से हुई उसमें हमने हरियाणा का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, जो सामान्य जानकारी है हरियाणा की, उसको देखने की कोशिश की। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और आज जो हम शुरू कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं आपके ज़िले। और हरियाणा का एक ज़िला है जिसको आप जानते हो गुरुग्राम के नाम से। तो दोस्तों, आपने पिछली क्लास में देखा था कि हरियाणा का जब गठन होता है 1 नवंबर 1966 को, तो उस समय पे कुल ज़िलों की जो संख्या थी वो 7 थी। और वो जो 7 ज़िले आपने देखे थे वो कौन कौन से थे? तो एक तो आपने देखा था महेंद्रगढ़ को, महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी, रोहतक, 3 तो ये हो गए। उसके बाद आता है आपका अम्बाड़ा, करनाल, जींद और हिसार। ये टोटल आपके 7 जिले थे। इन्हीं 7 जिलों में से आज हम सबसे पहला जिला उठाते हैं जिसका नाम रहेगा गुरुग्राम। अब जब गुरुग्राम की बात करें तो इसकी अगर पृष्ठभूमि देखी जाए तो आपको पता है कि ये जो गुरुग्राम है, इसका जो नाम है वो गुरु द्रोणाचार्य से जुड़ा हुआ है। और ऐसा बताया जाता है कि जो आपके गुरु द्रोणाचार्य थे, इसके जो शिष्य हुए हैं, उन शिष्यों ने इसको एक गांव भेंट किया था जो आगे चल के आपका गुरुग्राम कहलाया था। और ये जो आपका गुरुग्राम है, इसका पूरा नाम गुड़गांव मसाणी होता था। और ये जो आपकी मसाणी रहेगी, ये आपकी चेचक की माता थी। ठीक है, तो अगर आपसे इसका पूरा नाम पूछ लिया जाए तो पूरा नाम क्या था? गुड़गांव मसाणी। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए तो ये ना टोटल आपका जो गुरुग्राम है वो 3 रियासत और 11 परगनों में बटा हुआ था। और जो 3 रियासत थी वो आपकी एक पटौदी के बाद आपकी रहेगी बल्लभगढ़, और उसके बाद आपकी एक फर्रुखनगर है, वो रियासत थी। तो 3 रियासत आपको ध्यान रखनी है। आपसे पूछ सकता है कि गुरुग्राम है वो कितनी रियासत और कितने परगनों में बटा हुआ था? तो 3 रियासत और 11 परगनों में बटा हुआ था। अब बात आती है, ये जो रियासत है 3, ये अंग्रेजों के टाइम की बात है। अगर इससे भूतपूर्व चले जाएं तो आपको पता है जो पटौदी रियासत है वो कभी किसके अंडर आती थी? रेवाड़ी के अंतर्गत आती थी। और आपसे ये पूछ लिया जाए जो पटौदी रियासत है वो रेवाड़ी के अधीन आती थी किसके शासनकाल में? तो ये बात हो रही है अकबर के शासनकाल में। एक मुगल बादशाह हुआ है जिसका नाम था अकबर, उसके समय में पटौदी जो रियासत है वो रेवाड़ी के अंतर्गत आती थी। लेकिन अंग्रेजों के समय में ये 3 रियासतों में पूरे का पूरा जो गुड़गांव है वो बटा हुआ था। और वो 3 रियासत कौन कौन सी थी? एक आपने बताया पटौदी, एक हो गया आपका फर्रुखनगर और एक हो गया आपका बल्लभगढ़। उसके बाद आता है कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस क्रांति तक, ठीक है, यानी कि 1857 तक यहाँ के जो डीसी हुए हैं, जो यहाँ के पहले डीसी थे, उसका क्या नाम था? तो वो थे आपके कैवेंडिश, जिसको लोग प्यार से घमंडी लाल कहकर बुलाते थे। तो ये है आपकी गुड़गांव जिले की सामान्य जानकारी। चलिए इस जिले को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी जिले को शुरू करेंगे तो आपको पता है हमें देखनी पड़ेगी उस जिले की स्थिति। और स्थिति की बात की जाए तो ये स्थिति हम कहाँ पे देखेंगे? हरियाणा के मैप में देखी जाएगी। और जब आप हरियाणा का मैप देखोगे तो आपको पता है गुरुग्राम आपको इधर नजर आएगा। और आपको ये भी पता है कि भाई जो आपका जींद है वो मध्य में पड़ता है, वहीं से स्थिति देखी जाएगी। तो ये कहाँ पे है? आपका दक्षिण में पड़ेगा। और इसका जो झुकाव है वो आपके पूर्व की तरफ रहेगा। तो स्थिति में हम क्या कह सकते हैं कि जो गुरुग्राम जिला है वो कहाँ पे स्थित है? हरियाणा के दक्षिण पूर्व में ये स्थित रहेगा। ठीक है जी, हरियाणा के दक्षिण पूर्व में ये स्थित रहेगा। उसके बाद बात आती है गठन, यानी कि इसके जिले के रूप में गठन कब किया गया था? तो ध्यान रखेंगे 1 नवंबर 1966 को, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा में जिले बनाए गए थे तो टोटल 7 जिले थे। तो उसी समय एक आपका जो गुरुग्राम है वो भी जिला था। कब? 1 नवंबर 1966 को इसका क्या किया जाता है? गठन किया जाता है। उसके बाद बात आती है क्षेत्रफल की। और हम अगर क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ का जो क्षेत्रफल है गुरुग्राम जिले का, वो क्षेत्रफल कितना रहेगा?
तो ध्यान देंगे 1258 वर्ग किलोमीटर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल के बाद आप पढ़ेंगे जनसंख्या, और यहाँ की अगर जनसंख्या देखी जाए तो जनसंख्या यहाँ की रहेगी 15 लाख से अधिक। कितनी रहेगी? 15 लाख से अधिक यहाँ की जनसंख्या है। अब जनसंख्या आपको एग्जैक्ट ध्यान नहीं रखनी, आप इनको 3 कैटेगरी में बांट लेंगे। आपको पता हरियाणा में वर्तमान में 22 जिले हैं, और 22 जिले में से हमारे पास 21 जिलों की जनसंख्या का डाटा अवेलेबल है, क्योंकि 2011 की जनगणना हुई थी। उस समय पे चरखी दादरी आपका जिला नहीं था, तो 21 ही जिले थे, तो उनकी ही जनसंख्या आपसे पूछी जा सकती है। और उस जनसंख्या को 3 कैटेगरी में हमें पढ़ना है, एक तो 15 लाख से अधिक, एक 10 लाख से अधिक, और तीसरी कैटेगरी हो जाएगी आपकी 10 लाख से कम। तो सबसे पहला जिला आता है आपका गुरुग्राम, और इसकी अगर जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या कितनी थी इसकी? 15 लाख से अधिक रहेगी। जनसंख्या की बात आती है जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व, और इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना रहेगा? तो ये आपका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा इसका 1241 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है जी, 1241 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा? जनसंख्या घनत्व। उसके बाद बात आती है इसके नाम की, और इसका जो नाम है वो कौन सा नाम? पुराना नाम। तो पुराना जो नाम होता था इसका वो क्या होता था? आप अब आज के दिन इसका नाम गुरुग्राम है, और पुराना नाम आपसे पूछ ले तो आप क्या कहोगे? इसका पुराना नाम होता था गुड़गांव मसानी, ये इसका पूरा नाम था। ठीक है, पुराना नाम गुड़गांव मसानी। उसके बाद बात आती है नामकरण, और नामकरण की अगर बात की जाए तो इसका जो नामकरण है वो किस प्रकार से हुआ? तो ये चीज़ आपने अभी अभी देखी थी कि हमारे जो गुरु द्रोणाचार्य है उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था। किसके नाम पर? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर क्या हुआ था? इसका नामकरण हुआ था। उसके बाद बात आती है इसके उपनाम क्या क्या रहेंगे। हम गुरुग्राम जिले को क्या क्या कहकर बुलाते हैं? उपनाम। और उपनाम की अगर बात करेंगे तो गुरुग्राम जिले के बहुत सारे क्या हो जाएंगे? उपनाम हो जाएंगे। सबसे पहला उपनाम आपका इसे कहा जाता है साइबर सिटी। ठीक है, गुरुग्राम को क्या कहकर बुलाते हैं? साइबर सिटी। साइबर सिटी के बाद आपको पता है इस गुरुग्राम को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे सोलर सिटी। ठीक है, साइबर सिटी हो गया, उसके बाद सोलर सिटी हो गया। उसके बाद आपको पता है गुरुग्राम को किस नाम से बुलाते हैं? मेडी सिटी। ठीक है, मेडी सिटी हो गया। उसके बाद और क्या नाम रहेगा इसका? इलेक्ट्रॉनिक सिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी। उसके बाद अन्य और क्या नाम हो जाएगा? तो इसको हम कहेंगे आईटी हब। ठीक है, आईटी हब। उसके बाद और क्या क्या नाम रहेंगे? तो गुरुग्राम को कहा जाता है हरियाणा की आर्थिक राजधानी। हरियाणा की क्या कहा जाता है भाई? इसको कहा जाता है हरियाणा की आर्थिक राजधानी। इसके अलावा मिलेनियम सिटी। ठीक है, गुरुग्राम का ही नाम रहेगा मिलेनियम सिटी। इसका जो नाम है वो हो जाएगा मिलेनियम सिटी। ठीक है, मिलेनियम सिटी। और बताओ और इसको क्या क्या कहेंगे? साइबर सिटी हो गया, सोलर सिटी हो गया, मेडिसिटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सिटी हो गया। उसके बाद आपका ये आईटी हब, आर्थिक राजधानी। और एक आपको पता ही है कि इसको कहा जाएगा ज्वेलरी सिटी। ज्वेलरी सिटी, क्योंकि आपको पता है ज्वेलरी 12 घड़ी अरसों में रहेगा, तो इसको कहा जाता है ज्वेलरी सिटी। ज्वेलरी सिटी के बाद और क्या कहेंगे गुरुग्राम को? तो देखो आपसे एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका नाम रहेगा आपका कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा। ठीक है, तो इसी का नाम क्या हो जाएगा? कॉल सेंटर, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा। समझ गए? तो ये इतने सारे इस गुरुग्राम जिले के आपके उपनाम रहेंगे। क्या क्या? साइबर सिटी हो गया, सोलर सिटी, मेडी सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, आईटी हब,
आर्थिक राजधानी, मिलेनियम सिटी, ज्वेलरी पार्क, और उसके बाद लास्ट हो जाएगा आपका कोल सेंटर ऑफ हरियाणा। उसके अलावा अगर आपसे देखो एक क्वेश्चन आता है अरावली की पहाड़ी से, और आपको पता है ये अरावली की पहाड़ी, इसका विस्तार 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में है। 3 राज्य कौन कौन से? गुजरात हो गया, उसके बाद आपका राजस्थान, हरियाणा केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली हो गया। हरियाणा में ये आपको पता है विस्तार इसका नारनौल, महेंद्रगढ़ में देखने को मिलता है। तो अब बात आती है कि गुरुग्राम है, इसमें भी अरावली की पहाड़ी रहेगी। तो आपसे पूछा जाएगा अरावली का मुख्य द्वार, अरावली की पहाड़ी, अरावली की जो पहाड़ी है उसका मुख्य द्वार, अरावली की पहाड़ी का क्या पूछा जाएगा? मुख्य द्वार। तो वो भी आपका किसको कहा जाता है? गुरुग्राम को कहा जाता है। ठीक है, तो यहां तक की चीजें मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गई होंगी कि हमने केवल आपकी ये स्थिति बता दी, उसके बाद इसके उपनाम बताए हैं। ठीक है, उपनाम बताए हैं। अब बात आती है कि इसको साइबर सिटी, ठीक है, ये जो साइबर सिटी है ये क्यों कहा जाता है गुरुग्राम को? तो ये बात भी आपको पता ही होगी, साइबर सिटी क्यों कहा जाता है, तो जल्दी से बताएंगे। देखो जो इसमें से महत्वपूर्ण है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये साइबर सिटी है, इसको क्यों कहा जाता है तो इसके बारे में ध्यान रखें, क्योंकि पहला जो साइबर पुलिस स्टेशन है वो आपके गुरुग्राम में खुला था। समझ गए? साइबर पुलिस स्टेशन ये कहाँ पे खुला था? तो ये आपका गुरुग्राम में खुला था। और कब खुला था? ये 2008 में खुला था। ठीक है, पहला साइबर पुलिस स्टेशन कब खुला था आपका? तो सॉरी ये 2018 आ जाएगा, ये खुला था आपका 2018 में। समझ गए? तो ये जो साइबर पुलिस स्टेशन है हरियाणा का, ये पहला गुरुग्राम में खुलता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया साइबर सिटी। अब बात आती है सोलर सिटी, इसको क्यों कहा जाता है? तो इस बात को भी आप भली भांति जानते हैं, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय, क्या? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, इसका जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ पे रहेगा? तो इसका मुख्यालय है वो आपके गुरुग्राम, और गुरुग्राम में गवाल की पहाड़ी, ठीक है, गवाल पहाड़ी पे क्या रहेगा आपका? तो वो आपका रहेगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय, इसलिए इसको कहा जाता है सोलर सिटी। उसके बाद बात आती है मेडी सिटी। तो आपको पता होगा कि देश के बड़े बड़े जो वीआईपी लोग हैं वो इलाज के लिए आपके गुरुग्राम में ही आते हैं, और इस गुरुग्राम में क्या रहेगा? मेदांता हॉस्पिटल। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि आईटी हब के नाम से इसको क्यों जाना जाता है, यानी कि आप आईटी हब कहेंगे या सॉफ्टवेयर सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। तो क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर के मामले में ना ये रखता है आपका भारत में तीसरा स्थान। ठीक है, तीसरा स्थान रखता है सॉफ्टवेयर के मामले में। अब बात आती है इसको आर्थिक राजधानी क्यों कहा जाता है? तो आर्थिक राजधानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें भी ये तीसरा स्थान रखता है भारत में। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा जो पैसा है वो आपके चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ के बाद मुंबई का स्थान आता है, और मुंबई के बाद जो तीसरा नंबर है वो आपके गुरुग्राम का ही है, इसलिए इसको हरियाणा की आर्थिक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है, आपसे पूछ लिया जाएगा ज्वेलरी सिटी। तो इसका मतलब तो आपको पता ही है, जो आपका घड़ी हरसरू रहेगा वहां पे क्या है? एक ज्वेलरी पार्क है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि अरावली पहाड़ी का जो मुख्य द्वार है वो भी किसको कहा जाएगा? गुरुग्राम को कहा जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। अब हम आगे अपनी बातचीत को बढ़ाते हैं। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे इसके विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, गुरुग्राम जिले के क्या पढ़ेंगे? विधानसभा क्षेत्र पढ़ेंगे।
और इसके विधानसभा क्षेत्र कितने रहेंगे, तो आप सभी जानते हैं इसके जो विधानसभा के क्षेत्र हैं वो 4 रहेंगे। और 4 कौन कौन से हो जाएंगे, एक आप पटौदी के नाम से जानते हो, पटौदी के बाद एक आपका बादशाहपुर हो जाएगा, और बादशाहपुर के बाद एक आपका सोहन्ना, ठीक है जी, सोहन्ना हो जाएगा, समझ गए। तो ये आपके 4 रहेंगे, कौन कौन से, तो ये गुरुग्राम तो आएगा ही आएगा, एक विधानसभा सीट गुरुग्राम हो गई, गुरुग्राम के बाद दूसरी जो हो गई वो सोहन्ना हो गई, तीसरी जो विधानसभा की सीट है वो आपको पता ही है बादशाहपुर हो गई, और बादशाहपुर के बाद एक जो विधानसभा की सीट है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, पटौदी, ठीक है। तो ये 4 यहाँ के क्या हो गए, विधानसभा क्षेत्र हो गए। तो 4 विधानसभा क्षेत्र हो गए। तो आपको ये भी पता होगा कि जो आपका हरियाणा बना था उस समय पे विधानसभा की सीटें 54 होती थी, उसके बाद विधानसभा की सीटें 1 साल बाद बढ़ के कितनी हो गई थी, 81 हो गई थी, और वर्तमान में विधानसभा की सीटें कितनी है, 90 है। 90 कब हुई थी, 1977 में हुई थी, और 2026 तक 90 ही रहेंगी। तो आपको ये भी पता होगा कि कुल 90 विधानसभा की सीटें हैं। इन 90 विधानसभा सीटें में से जो 17 सीट हैं वो कैसी रहेंगी, आरक्षित रहेंगी। 17 सीटें क्या रहेंगी भाई, आपकी आरक्षित रहेंगी। तो ये जो आरक्षित सीटें हैं ये भी कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, और आपसे पूछा जाएगा बताओ निम्न में से किस जिले में आरक्षित सीट नहीं है, या फिर 4 कोई भी सीट उठा के दे देगा और उसमें से आपसे ये पूछ लेगा कि बताइए निम्न में से कौन सी सीट है वो आपकी क्या है, आरक्षित है, ठीक है। तो हम ना इस विधानसभा क्षेत्र के जितनी भी जो सीटें रहेंगी आपके जिस भी जिले में, तो सारे की विधानसभा की जो आरक्षित सीट है उसको देखते हुए चलेंगे, और साथ साथ जो एमएलए हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनको भी हम देखते हुए चलेंगे। क्योंकि कई बार ना पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ फला आदमी कहाँ से विधायक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा राकेश दौलताबाद कहाँ से विधायक है। तो आप सभी को पता है बादशाहपुर की जो सीट है, ये जो बादशाहपुर की सीट है इसी से कौन रहेंगे, नाम रहेगा उसका राकेश दौलताबाद, ये यहाँ के विधायक रहेंगे। और कैसे विधायक है ये आपके निर्दलीय विधायक हैं, समझ गए। राकेश दौलताबाद वर्तमान में क्या रहेंगे, विधायक रहेंगे। और वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, तो हम कहेंगे 14वीं विधानसभा चल रही है। और इसका कार्यकाल कब से कब तक रहेगा, 2019 से लेके 2024 तक रहेगा। और ये आपकी अक्टूबर 2019 में क्या हुए थे, इसके चुनाव हुए थे, ठीक है। और जो आपकी अब आती है पटौदी की सीट, ये यहाँ की इंपॉर्टेंट सीट रहेगी। और इससे आपको एक ही बात याद रखनी है कि ये सीट है, ये आपकी कैसी सीट रहेगी, तो आप कहेंगे ये हमारी सीट है, वो आपकी आरक्षित सीट रहेगी, ठीक है। किस प्रकार की सीट रहेगी, आरक्षित सीट रहेगी। अब देखो आपने एक नगर का नाम सुना होगा यहीं पे, जिसका नाम है फर्रुख नगर। और अगर मैं तहसील की बात करूं तो फर्रुख नगर गुरुग्राम जिले की एक छोटी सी तहसील रहेगी, ठीक है। तहसील की बात करें, वैसे तहसील बताएंगे नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए यहाँ पे आपको हम बता देते हैं तहसील, ठीक है। और टोटल कितनी तहसील रहेंगी, 5 तहसील रहेंगी, क्या, गुरुग्राम जिले में तहसील कितनी रहेंगी, 5। क्योंकि यहाँ की जो तहसील है ना वो आपकी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहे हैं। अब देखो जो 5 तहसील रहेंगी उसको कैसे याद रखें, आपको तो केवल विधानसभा क्षेत्र याद रखने हैं, कितने, 4। कौन कौन से, गुरुग्राम, सोहना, बादशाहपुर, पटौदी। अब क्या करना है, इसमें से बादशाहपुर को हटा देना है, और बादशाहपुर को हटा देंगे तो 3 तहसील कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो हम कहेंगे गुरुग्राम को, गुरुग्राम के बाद एक आपकी आ जाएगी सोहना, सोहना के बाद एक आपकी आ गई पटौदी, ठीक है। उसके बाद आपको 2 ऐड करनी है इसमें, और 2 ऐड करेंगे तो एक आपकी हो जाएगी मानेसर, का नाम सुना होगा आपने। मानेसर के साथ साथ जो अभी हमने जिक्र किया था जिसका नाम था फर्रुख नगर, ठीक है जी, जिसका क्या नाम था, फर्रुख नगर, समझ गए। क्या नाम रहेगा, फर्रुख नगर। क्योंकि अब हमें फर्रुख नगर की ही थोड़ी सी बात करनी है।
इस फर्रुखनगर की अगर बात की जाए तो आपको पता ही होगा, जो फर्रुखनगर है ये क्या रहेगा, आपका एक छोटा सा गुरुग्राम का नगर रहेगा फर्रुखनगर। और अंग्रेजों ने यहाँ से क्या निकाला था, भारी मात्रा में नमक निकाला था। और आप ये भी जानते होंगे, ये जो फर्रुखनगर की धरती है इसमें नमक की मात्रा है, जो मिट्टी है यहाँ की इसमें नमक की मात्रा है वो पाई जाती है। तो अंग्रेजों के टाइम में यहाँ पे उनके नमक के डिपो हुआ करते थे। और जब उनके डिपो यहाँ पे हुआ करते थे तो उसी समय पे आपको पता है भारत में ट्रेनों का भी संचालन हो चुका था। और जो आपकी पहली ट्रेन चली थी भारत में वो आप सभी जानते हैं 1853 में चली थी। उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि दिल्ली से लेके रेवाड़ी तक भी ट्रेनों का क्या हो चुका था, संचालन हो चुका था। और रेवाड़ी में पहला जो रेवाड़ी का जो जंक्शन है वो क्या बनता है, हरियाणा का पहला और सबसे पुराना जंक्शन बनता है। और बात कब की हो रही थी, 1873। और आपको पता है सबसे पहले दिल्ली को रेवाड़ी से जोड़ा गया था। और उसी के बीच में आपका एक स्थान पड़ता है जिसका नाम रहेगा गढ़ी हरसरू। उस गढ़ी हरसरू से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर आपका ये नगर है जिसका नाम है फर्रुखनगर। अब जब अंग्रेजों के यहाँ पे नमक के भंडार हुए तो अंग्रेजों ने सोचा कि भाई दिल्ली से लेकर रेवाड़ी तक तो हमने ऑलरेडी पटरी को बिछाई दिया है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक छोटी सी जो पटरी है उसको ही बिछाना है। तो हम आसानी से अपने नमक को क्या कर सकते हैं, आसानी से हम अपने नमक को दूसरे स्थानों पर व्यापार के लिए पहुंचा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे किसको, हमें पढ़ना है फर्रुखनगर को। और फर्रुखनगर में सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, इसकी जो आपकी रेलवे लाइन रहेगी, कौन सी रेलवे लाइन, इस रेलवे लाइन को किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा बिछाया गया था। उद्देश्य क्या था इसका, उद्देश्य तो ये आप सभी जानते हैं, नमक का व्यापार इसका क्या रहेगा भाई, उद्देश्य रहेगा। समझ गए, नमक का व्यापार करना इसका क्या रहेगा, उद्देश्य रहेगा। उसके बाद आपसे पूछ लेगा ये संचालन किसके द्वारा होता था, तो राजपुताना रेलवे लाइन, ठीक है जी, राजपुताना रेलवे इसका क्या करती थी, संचालन करती थी। अब बात आती है इस फर्रुखनगर की। ये जो फर्रुखनगर है अंग्रेजों से पहले ही इसको बसा दिया था। तो बसा दिया था तो आपसे पूछेगा इसके संस्थापक, इसको बसाने वाले कौन थे। तो इसको जो बसाया गया था उस व्यक्ति का नाम था दलेल खान, ठीक है, समझ गए। व्यक्ति का क्या नाम था, तो इसका नाम था आपका दलेल खान। इसी के द्वारा फर्रुखनगर को बसाया जाता है। और ये जो दलेल खान है ये इस फर्रुखनगर को अष्टभुजी आकृति में क्या करते हैं, अष्टभुजाकार, ठीक है। इसकी जो फर्रुखनगर है इसकी आकृति कैसी रहेगी आपकी, अष्टभुजाकार। और इस अष्टभुजाकार आकृति में ही बसाने का काम किया जाता है किसको, फर्रुखनगर को। उसके बाद आपको पता है ये फर्रुखनगर है कौन सी सदी में, कौन से ईयर में बसाया गया था। तो ये बात हो रही है 1732 ईस्वी में, 1732 ईस्वी में इस फर्रुखनगर को बसाया गया था, ठीक है। अब देखो 1732 ईस्वी में आपने देखा किसको, फर्रुखनगर को बसाया गया। और ये जो आपका दलेल खां है, इस दलेल खां ने एक उपाधि धारण की थी। और वो उपाधि कौन सी थी, फौजदार खान की, ठीक है। ये जो उपाधि है ये किसकी थी, फौजदार खान की ये उपाधि थी। और ये जो फौजदार खान है या फिर दलेल खान, एक ही बात हो गई, क्योंकि दलेल खान ने ही इसकी फर्रुखनगर की स्थापना की थी। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, फौजदार खान की। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं, आपके पेपर में भी ये आ जाएगा कि फर्रुखनगर को किसने बसाया, और दलेल खां ऑप्शन में ना मिले तो आपको फौजदार खां ऑप्शन मिलेगा। तो दोनों ही क्या है, एक ही है, चाहे फौजदार खान को याद रखो, दलेल खान को, ठीक है। अब देखो ये जो फौजदार खान है आपसे पूछेगा किसका गवर्नर होता था। तो ध्यान रखेंगे आपके एक फर्रुखशियर मुगल शासक हुए हैं, इस फर्रुखशियर का क्या था, ये गवर्नर था, ठीक है। फर्रुखशियर का क्या था, ये गवर्नर था। और फर्रुखशियर कौन थे, इसको तो आप भली भांति जानते होंगे। जो आपके बंगाल था, उस बंगाल में अंग्रेजों को टैक्स फ्री व्यापार करने की क्या दे दी थी, इसने परमिशन दे दी थी। और उसी को क्या कहा जाता है, अंग्रेजों का मैग्ना
मैग्ना कार्टा। ठीक है, क्या कहा जाता है? अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। तो यही फर्रुखसियर थे, इस फर्रुखसियर का गवर्नर था जिसका नाम था फौजदार खान। इसी ने स्थापना की थी, इसी ने एक शहर बसाया था, इसी ने कि ये छोटा सा गुरुग्राम का नगर बसाया था जिसका नाम था फर्रुख नगर। उसके बाद बात आती है कि अगले ही साल 1733 में इसने अपने निवास करने के लिए एक क्या बनवाया, एक महल का निर्माण करवाया। ठीक है, फौजदार खान ने अपने रहने के लिए एक महल का निर्माण करवाता है, और वो जिस महल का निर्माण करवाता है उस महल को, इसके निवास को जाना जाता है किसके नाम से? तो हम कहेंगे शीश महल के नाम से। तो यहाँ से ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो आपके गुरुग्राम जिले से पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि शीश महल कहाँ पे है, तो इजीली आप बता सकते हैं कि जो आपका शीश महल है वो आपके गुरुग्राम जिले में रहेगा, जिसकी स्थापना या जिसको किसने बनवाया था, तो इस शीश महल को बनवाने का काम किया जाता है फौजदार खान या फिर दलेल खान के द्वारा। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे गुरुग्राम में उद्योग धंधे। क्या देखेंगे? उद्योग धंधे। देखो जी, अगर गुरुग्राम में उद्योग की बात की जाए तो आपको पता है बहुत सारे उद्योग रहेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण उद्योग हैं जो एचएससी के द्वारा पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर उद्योग की हम बात करें तो यहाँ पे रहेगा आपके चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग। ये यहाँ का फेमस उद्योग रहेगा आपका क्या? चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग। ठीक है जी। उसके बाद आपको पता है एक उद्योग पूछा जाता है जिसका नाम रहेगा औषधि उद्योग। और ये जो आपका औषधि उद्योग है ये कहाँ पे रहेगा? तो ये आप कहोगे डुंडा हेड़ा, गुरुग्राम में रहेगा। उद्योग का क्या नाम है? औषधि उद्योग। उसके बाद आपको पता है दवाई उद्योग भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इसको वैसे लिख लेना दवाई उद्योग। और दवाई उद्योग है ये भी कहाँ पे रहेगा? आपके गुरुग्राम में रहेगा। उसके बाद एक उद्योग आता है जिसको आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, सॉफ्टवेयर उद्योग। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, क्योंकि ये चीज़ तो आप उपनाम में पढ़ चुके हो तो आराम से बता दोगे। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो गया, ये भी पढ़ा था आपने कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका आईटी या फिर सॉफ्टवेयर उद्योग भी यहीं पे हो जाएगा। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर उद्योग। तो ये कुछ मुख्य उद्योग हैं। उसके बाद एक बेनेटन जो आपकी कंपनी रहेगी, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या रहेगा? बेनेटन कंपनी। ठीक है, बेनेटन कंपनी। और ये जो बेनेटन कंपनी है ये किस चीज़ का प्रोडक्शन करती है? तो हम कहेंगे लेदर। ये जो लेदर आपके शूज़ वगैरह हैं, लेदर के बैग वगैरह हैं, उसी का क्या करती है? ये प्रोडक्शन करती है। लेदर के बैग हो गए, लेदर के जूते हो गए, इन्हीं का प्रोडक्शन किया जाता है। कंपनी का क्या नाम रहेगा? बेनेटन कंपनी। अब एक बार पेपर में पूछ लिया था ये कंपनी कब स्थापित हुई थी, तो ध्यान रखेंगे ये जो आपकी बेनेटन कंपनी है इसकी स्थापना की जाती है कब? 2008 में। ठीक है, बेनेटन कंपनी की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 2008 में। तो ये मुख्य उद्योग है आपके। और मुख्य उद्योग कौन कौन से हो गए? जैसे कि आपका चीनी मिट्टी उद्योग हो गया, उसके बाद आपका मेडिसिटी उद्योग हो गया, उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो गया, आईटी हब सॉफ्टवेयर उद्योग हो गया, बेनेटन कंपनी जो 2008 में स्थापित हुई थी। और ये क्या हो जाएगा? लेदर बैग और जूतों की कंपनी हो जाएगी। उसके बाद आपने नाम सुना होगा जो यहाँ का सबसे इंडिया में फेमस उद्योग है जिसका नाम रहेगा
मारुति उद्योग। ठीक है जी, मारुति उद्योग। अगर इस मारुति उद्योग की स्थापना की बात की जाए तो आप सभी जानते हैं इस मारुति उद्योग की स्थापना संजय गांधी के द्वारा की गई थी। जो संजय गांधी थे उन्होंने एक सपना देखा था कि मैं भारत के नागरिकों को सबसे सस्ते दामों में क्या 4 पहिया जो कार है वो उपलब्ध करवाऊंगा, यानी कि एक ऐसी कंपनी मैं भारत में स्थापित करूंगा। ये संजय गांधी का सपना था कि मैं भारत में ऐसी कंपनी को स्थापित करूंगा जो क्या करवाएगी, सस्ती कार उपलब्ध करवाएगी, यानी कि सस्ती कार का प्रोडक्शन करेगी। तो ये उसका सपना था, इसीलिए उसने जो मारुति कंपनी है उसकी स्थापना की थी। तो अब ध्यान रखेंगे इस मारुति कंपनी की स्थापना MTSL के नाम से की जाती है। ठीक है जी, MTSL, और इसको क्या पढ़ लोगे, MTSL को मारुति टेक्निकल सर्विस। ठीक है, M से क्या पढ़ेंगे मारुति, T से टेक्निकल, S से क्या पढ़ लेंगे सर्विस, और L से क्या पढ़ लेंगे प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, तो ध्यान रखना इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी क्या नाम है मारुति। ठीक है, मैं वैसे लिख देता हूँ आपकी मारुति हो गया, T से टेक्निकल, उसके बाद S से हो गया सर्विस, और L से हो गया आपका प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब बात आती है इसके संस्थापक। तो संस्थापक के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके जो संस्थापक थे वो थे आपके संजय गांधी। संस्थापक का क्या नाम था जी, संस्थापक का नाम था संजय गांधी। और ये जो संजय गांधी है इन्होंने इसकी स्थापना किस वर्ष की थी, तो इसको भी ध्यान रखेंगे 1970 में इसकी क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। और ये जो स्थापना की गई इसके पूरे के पूरे 11 साल बीत गए और संजय गांधी को कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी। अब बारी आती है किसके, 1981-82, पूरा एक दशक बीत गया। उसके बाद 1981-82 में क्या किया जाता है, एक कंपनी आती है कहाँ की, जापान की। ठीक है जी, जापान की एक कंपनी आती है और वो जापान की जो कंपनी थी उसका नाम था सुजुकी। और ये सुजुकी कंपनी क्या करती है, अपनी हिस्सेदारी डालती है। ठीक है जी, इसको ध्यान रखना, अपनी हिस्सेदारी को डालने का काम करती है इस मारुति कंपनी में। और ध्यान रखेंगे ये अपनी कुल 26% हिस्सेदारी को डालती है। समझ गए इतनी बात कि भाई ये 1981-82 में जापान की एक कंपनी थी जिसका नाम था सुजुकी, और ये मारुति कंपनी में अपनी 26% हिस्सेदारी डालती है। उसके बाद आपको पता ही है कि इसका नाम क्या हो जाएगा, मारुति सुजुकी। और 1983 में ही इनको एक बड़ी सफलता हाथ लगती है। 1983 में सबसे पहली क्या आपकी कार को यहाँ से लॉन्च किया जाता है और उस कार का नाम रखा जाता है मारुति सुजुकी 800। ठीक है जी, मारुति सुजुकी 800 ये आएगा आप जी आपका सुजुकी। और कितने 800, खूब नाम सुना हुआ आपने। ठीक है, मारुति सुजुकी 800 ये पहली कार का निर्माण किया गया। कब किया गया, 1983। और ये सबसे सस्ती कार थी और इतनी बड़ी सफलता थी ये कि हमने कार को क्या करना शुरू कर दिया था, निर्यात करना शुरू कर दिया था। और हमारी ये जो कार है ये किस देश को निर्यात की गई थी, तो हमने सबसे पहले हंगरी आपका देश था उसको क्या किया था, निर्यात किया था। ठीक है, तो यानी कि मारुति सुजुकी से आपसे स्थापना पूछे 1970, उसके बाद 81-82 में जापान ने अपनी हिस्सेदारी डाल ली तो इसका नाम मारुति सुजुकी पड़ गया। उसके बाद 83 में इन्होंने अपनी कार लॉन्च कर दी और ये जो कार लॉन्च की थी ये इतनी बड़ी सफलता हाथ लगी कि हमने क्या कर दिया था, देशों में विदेशों में भी इसका बहुत भारी मात्रा में निर्यात किया था। लेकिन आपसे केवल इतना ही पूछा जाएगा कि भाई सबसे पहले हमने किस देश को ये निर्यात की थी, तो वो आपका कौन सा आ जाएगा, हंगरी देश। तो उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ आई होगी। ठीक है, देखो जी एक और यहाँ पे संस्थान आती है, एक यहाँ पे मुख्य संस्थान आती है
और उस संस्थान को आप किस नाम से जानते हैं? तो सभी जानते होंगे, यहाँ पे एक संस्थान आती है जिसका नाम रहेगा आपका डिफेंस यूनिवर्सिटी या रक्षा विश्वविद्यालय, डिफेंस यूनिवर्सिटी। ठीक है जी। जो आपकी डिफेंस यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना कब होती है? तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 2013 में होती है। और 2013 में कहाँ पे होती है? तो ये आपका रहेगा बिनोड़ा। ठीक है, बिनोड़ा। और ये बिनोड़ा आपको पता है गुरुग्राम जिला पड़ रहे हैं, तो गुरुग्राम जिले में पड़ेगी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी? 2013 में। किस गांव में हुई थी? बिनोड़ा गांव, गुरुग्राम का गांव रहेगा। उसके बाद बात आती है कि इसका आपसे उद्घाटन अगर पूछ लिया जाए, उद्घाटन करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जिसका नाम था मनमोहन सिंह। ठीक है, जिसका क्या नाम था? मनमोहन सिंह। इस मनमोहन सिंह के द्वारा क्या किया जाता है? इसका उद्घाटन किया जाता है। कब? 2013 में। उसके बाद आपको यह भी पता होगा बिनोड़ा हरियाणा का पहला CFL गांव भी रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगली एक संस्था आती है जिसका नाम रहेगा SCERT। ठीक है, नाम क्या रहेगा इसका? SCERT। और ये जो SCERT है इसकी स्थापना कब होती है? उसके बाद यहाँ की एक संस्थान आएगी जिसका नाम रहेगा हिप्पा। हिप्पा के बाद यहाँ की एक संस्थान आएगी जिसका नाम रहेगा HREC। और इसके बाद एक आएगा यहाँ पे NBRC। ठीक है, तो ये मुख्यतः आपकी कितनी? 4 संस्थान जिनको एक साथ आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चारों संस्थान को एक साथ आपको याद रखना पड़ेगा। कौन कौन सी हो गई आपकी? एक SCERT होगी, हिप्पा होगी, HREC होगी और NBRC। ठीक है, अब देखो जो SCERT है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो आपको पता ही है स्टेट काउंसलिंग। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग पढ़ेंगे। और इसकी स्थापना याद रखेंगे, स्थापना होती है 1979, तो इसको ध्यान रख लेंगे। उसके बाद हिप्पा की फुल फॉर्म क्या पढ़ोगे? H से हरियाणा, I से इंस्टीट्यूट, P से पब्लिक, A से एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसकी जो स्थापना है वो आपकी होती है 1983 में। ठीक है, उसके बाद HREC, इसकी जो फुल फॉर्म है ये क्या पढ़ लेंगे आप? हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना कब होती है? 1987। ठीक है, अब देखो आपको केवल ना इसको सीक्वेंस में याद रखना है। SCERT की 1979, उसके बाद हिप्पा की आपकी 1983, उसके बाद HREC इसकी 1987। सीक्वेंस में आप देख रहे हो यहाँ पे कितने साल? 4 साल का गैप, उसके बाद फिर 4 साल का गैप है। और इसके बाद जब हम पहुंचेंगे तो वो एक आएगा हमारी IIPM। और ये जो IIPM है इसकी स्थापना होती है आपकी 1995। ठीक है, 1995। समझ गए? तो अब देखो 4 साल का गैप, 4 साल का, और फिर हमने इसमें क्या जोड़ दिया? 8 साल। तो इसको एक सीक्वेंस में आप याद रखेंगे ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। SCERT हो गया, हिप्पा हो गया, HREC हो गया, उसके बाद आता IIPM। इसको क्या पढ़ेंगे? इंडियन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट। और ये P से क्या पढ़ लेंगे? पेट्रोलियम मैनेजमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन इंस्टीट्यूशन पब्लिक मैनेजमेंट। कब स्थापना हुई थी? 1950 में। उसके बाद आपको पता ही है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है आपका, वो आपके मानेसर में रहेगा। और उसकी स्थापना कब होती है? 1997। 1997 नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर NBRC, इसकी स्थापना 2 साल बाद 1997। क्या पढ़ेंगे? नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेंगे। SCERT का मतलब स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, HIPC का मतलब हरियाणा इंस्टीट्यूट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, HREC का मतलब क्या हो जाएगा? हरियाणा रोडवेज इंजीनियर कॉरपोरेशन, IIPM का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूशन पेट्रोलियम मैनेजमेंट, NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। ठीक है, स्थापना कब होती है?
1997 में इसमें स्थापना होती है। और ये आपके कहाँ पे रहेगी, तो इसका ध्यान रख लेना, ये मानेसर में रहेगी। और मानेसर का स्थान क्या हो जाएगा, नैनवाल, वहीं पे आपकी क्या रहेगी, NBRC। एक आपको पता है आपका NSG कमांडो ट्रेनिंग सेंटर, ये भी कहाँ पे रहेगा, तो ये भी आपके गुरुग्राम में रहेगा। ठीक है जी, NSG जो आपका NSG कमांडो का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भी कहाँ पे रहेगा, आपके गुरुग्राम में। लेकिन कई बार ना क्या कर देता है वो कि गुरुग्राम के साथ साथ उसकी प्रॉपर जगह भी दे देता है, तो इसकी जगह भी ध्यान रखेंगे। जो आपका ऊपर वाला मानेसर है ना, इसी मानेसर में NSG कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी रहेगा। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से बहुत रहेगा आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तो कल तक के लिए आपसे जो भी चीज़ें पढ़ाई गई है इनको आप अच्छे से रिवाइज करना, और अच्छे से रिवाइज करना। उसके बाद कल हम इसे यहीं से आगे अपनी बातचीत को बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।